कहानी का शीर्षक है ठंडा गोश्त। इसके लेखक है शहादत हसन मंटो। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चिटकिनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। पूरे शहर का वातावरण एक अजीब रहस्यमय खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो शायद अपने समस्यापूर्ण विचारों के उलझे हुए धागे खोल रहा था, कृपान लिए कोने में खड़ा था। कुछ लम्हे इसी तरह खामोशी में गर्क हो गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर बाद शायद अपना आसन पसंद न आया और वो अपनी दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर उन्हें हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थुलथुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ ज्यादा ही ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, ऊपरी होठों पर बालों का सुरमई गुबार। घोड़ी की बनावट से साफ पता चलता था कि बड़ी धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह सिर नीचे किए कुर्बान लिए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसके सिर पर कसकर बंधी हुई पगड़ी ढीली पड़ रही थी। उसने जो हाथ में कृपान थामी थी, उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके भी आकार प्रकार और डील डॉल से साफ पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरतों के लिए वो सबसे उपयुक्त मर्द है। कुछ क्षण जब इसी तरह खामोशी में और बीत गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी। अपनी तेज तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सिंह। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की ताब ना लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सिंह! लेकिन फौरन ही अपनी आवाज भींच ली। पलंग पर से उठकर उसकी तरफ होती हुई बोली, कहाँ गायब रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी और कहा, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये कोई माहिया जवाब है? ईशर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गए। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था कि वो पिछले कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने उस पलंग की तरफ देखा जो ईशर सिंह से लबालब भरा था, और उसके दिल में हमदर्दी की भावना पैदा हो गई। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाह हटाकर उसने कुलवंत कौर के परिचित चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंते! आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने ऊपरी होठों में आ गई। हाँ जानी, कहकर उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त से भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सिर को झटका देकर अपने आप से कहा, इस कुड़ी का दिमागी खराब है। झटका देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उसमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बूढ़े की माँ के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा और फौरन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को दबाने लगा। कसम वाहेगुरु की, बड़ी जानदार औरत हो तुम। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ को एक तरफ झटक दिया और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे ना? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने वहां से बहुत सारा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम ना हो जो तुझसे झूठ बोले, ईशर सिंह ने कहा। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, पर फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस रात तुम्हें हुआ क्या था। अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने तमाम वो गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी पप्पियां ले रहे थे। और जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे चेहरे का रंग पीला पड़ गया? ईशर सिंह, कसम वाहेगुरु की, जरूर दाल में कुछ काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं, ईशर सिंह ने कहा। ईशर सिंह की आवाज बेजान थी,
कुलवंत कौर का शुभा और मजबूत हो गया। ऊपरी होठों को भींचकर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईशा सिंह, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे? ईशा सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला कर दिया हो। कुलवंत कौर को अपनी मजबूत बाहों में समेटकर उसने पूरी ताकत के साथ उसे झंझोड़ना शुरू किया। जानी, मैं वही हूँ, गुट गुट कर फा झप्पियां, तेरे निकले हड्डा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई बाधा न दी, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोले। ईशा सिंह ने अपनी बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होठ उसके होठों में गाड़ दिए। मूछों के बाल कुलवंत कौर के नथने में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईशा सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को वासनामयी नजरों से देखकर कहा, आओ जानी, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपरी होठों पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईशा सिंह ने उसके उभरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईशा सिया, मैनू दर्द होता है। ईशा सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर के ऊपरी होठ को दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशा सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, तो फिर हो जाए तो रुक चाल। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ कप कपाने लगा। ईशा सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर कर उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत हो तुम। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरे लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सिंह। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूछों में मुस्कुराया और बोला, कौन ने मैनू आज जालिम? और ये कहकर उसने और जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ दांतों तले किचकिचाया, कानों की लबों को काटा, उभरे हुए सीने को भंबोड़ा, भरे हुए कूल्हे पर आवाज पैदा करने वाले चाटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर चुंबन लिए, चूस चूस कर उसका सीना थूकों से लुथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आग पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईशर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद उसमें हरकत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, परंतु कोई कारगर साबित न हुआ। कुलवंत कौर के सारे बदन के तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर उसने कहा, ईशा सिंह, काफी फेंक चुका है, चल अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईशा सिंह के हाथों से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर ठंडे पसीने पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा, लेकिन जब कुलवंत कौर के प्रतीक्षा क्रियापेक्ष अंगों को सख्त निराशा हुई तो वो झल्लाकर पलंग से उतर गई। सामने कुटी पर चादर पड़ी थी, उसे उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशा सिंह, कौन है वो हरामजादी जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है, जिसने तुझे तुझे पूरा निचोड़ डाला है? कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चट्टो? कौन है वो चुड़ैल? कौन है वो चोर पत्ता? ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में कहा, कोई भी नहीं कुलवंते, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने उभरे हुए कूल्हे पर हाथ रखकर एक दृढ़ता के साथ कहा, ईशर सिंह, मैं आज सच झूठ जान कर रहूंगी। खा वाहे गुरु जी की कसम, क्या इसके तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाजत ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, सिक्का बोटी एक कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले, अब खा वाहे गुरु जी की कसम, क्या इसके तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ हाँ में सिर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशा सिंह पर वार कर दिया।
पलक झपकते ही लहू के फवारे फूट पड़े। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली न हुई तो वैशी बिल्ली की तरह ईशर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम तौर को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर बाद दबी हुई आवाज में विनती की, जाने दे कुलवंते, अब जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिला कि मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर की ईर्ष्या फिर भड़क गई। मगर वो कौन है? तुम्हारी माँ? लहू ईशा सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं और मैं 6 आदमियों का कत्ल कर चुका हूँ इसी कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में तो बस दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उसमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस भड़वी को। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ कौन है वो? ईशर सिंह के गले में आवाज रुंध गई। बताता हूँ। अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब जवाब के इंतजार कर रही थी। ईशर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चीरा हुआ माया मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बातें बताऊंगा। और जब वो बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़ियां भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने, बातें और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें लाकर दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें नहीं बताई। आ, आ, ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मूंछों पर जमे हुए खून को फूंक के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़ी थे। सुन, एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर। उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता। पर मैंने कहा, नहीं ईशर सिंह, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है तू। आज ये मेवा भी चख देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, हम्म। और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में, क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर के पटरी के पास फुहर की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटू, फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशर सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकलकर अपनी हलक तर की और पूछा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह के हलक से मुश्किल से ये शब्द निकले, मैंने मैंने पत्ता फेंका। लेकिन लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झिंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो वो मरी हुई थी। वो एक लाश थी। ठंडा गोश्त, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या बात है।
काफी ज्यादा वाइल्ड भी लगा। हम्म। तो ये स्टोरी क्यों, मुबिन ये भाई? स्टोरी इसलिए क्योंकि शहादत हसन मंटो साहब के बारे में तो जब से हम केसी में जाने लगे तब से उनके बारे में जानने के बारे में पता चला, उनकी किताबें खरीदी, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि एकदम मतलब बेबाक लेखक है वो। मतलब कोई भी बात जो समाज में चल रही है, जो लोग करते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो मतलब डरते हैं और उसको छुपाते हैं। करते तो सभी है लेकिन बताते कोई नहीं। तो वही सब चीजें वो एकदम बेबाकी से और एकदम निडरपने से उसको बोलते आए हैं, जिसके वजह से उनके ऊपर काफी केसेस हुए, जिसके वजह से समाज में भी कुछ लोगों ने उनको बॉयकॉट किया। पर उसके बावजूद वो हमेशा अपनी, जो भी उनके जहन में आता था, उनकी कोई भी कहानी आप ले लीजिए, काली सलवार ले लीजिए, दो कौमें ले लीजिए, कोई भी कहानी आप ले लीजिए, उनकी हर एक कहानी में एक ऐसा मैसेज होता है कि मैं तो हर एक लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक बार तो शहादत हसन मंटो की कोई भी एक बुक लेके एक 8-10 कहानी उनकी पढ़िए और देखिए उनकी लिखने की शैली कैसी है, कैसे वो सोचते हैं, क्या लिखते हैं। बस ओके, यही सब बातें थी। चलो फिर, चलो गुड नाइट चलो, एवरीवन, मिलते हैं। ठीक है, गुड होप नाइट एवरीवन, आप गुड बाय। लोगों नाइट। को गुड पसंद नाइट। आया होगा। नेक्स्ट टाइम और मजेदार अरे लेके बहुत आता अच्छा हूँ। था। बड़े ये है अच्छा ना? था, बिल्कुल अच्छा था। टेक केयर, कल मिलते बाय, हैं फिर। गुड नाइट। गुड ओके, नाइट। गुड नाइट। हाँ, गुड 10 बजे नाइट। कोड। Room actors.